नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। पूरे दुनिया को दिखा दिया ईरान ने हिम्मत किसे कहते हैं। छोटे से मुल्क ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। क्या होगा ट्रंप का? क्या इतिहास के सबसे पराजित योद्धा के रूप में ट्रंप का नाम आएगा? चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास, पूरी राजनीति समझते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमेशा की तरह अपना प्यार 4 PM गुजरात को बनाए रखिएगा, सहयोग दीजिएगा। चलिए अभय द्विवेदी जी से बात करते हैं। 4 PM में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। क्या मजेदार बातें हो रही हैं। अब ट्रम्प गिड़गिड़ा रहे हैं, अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कि भैया मान जाओ, मत लड़ो, सीज फायर कर लो। ईरान कह रहा नहीं, अब तुम आए हो, घुसे, हम बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ठुकरा दिया प्रस्ताव और ट्रम्प अब भबड़ा रहे हैं कि एक ही दिन में मैं तबाह कर सकता हूँ ईरान को। बंदर घुड़की कब तक आई? कब तक कह रहे हो तबाह कर सकता हूँ, रोज हमले करते हो, रोज पिट के चले जाते हो। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जो मध्यस्थता का प्रस्ताव आया है, जिसमें बातचीत हुई है, वो पाकिस्तान की शुरू हो रही है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका दोनों से बात कर रहा है। हमारे विश्व गुरु केवल भारत में ट्विटर फेसबुक को बंद करा रहे हैं और पाकिस्तान अमेरिका और ईरान से बात कर रहा है। किस स्थिति में हमारा मुल्क आ गया? मैं इस पे पूरे आज आपसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम पे विस्तार से सुनना चाहता हूँ कि दो बातें। क्या वाकई में पाकिस्तान इतनी बड़ी भूमिका में आ गया? हमारी गलती, हमारे देश की गलती कहाँ रही? और अब क्या ट्रंप को इस हालत में पहुंचा दिया ईरान ने कि अब ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं बचा? आपका क्या मानना है? देखिए, जिस चीज को आप ट्रंप का गिड़गिड़ाना कह रहे हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो गिड़गिड़ाना ही है, लेकिन ये धमकी की शक्ल में है। क्योंकि ट्रंप भाई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का शासक है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो वो उसकी मजबूरी है कि किसी न किसी तरीके से इस पूरे युद्ध से जो खुद उसने शुरू किया है, कुछ इस तरीके से निकले कि वो सम्मानजनक लगे और अमेरिका का दबदबा कायम रह सके। ये ट्रंप के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और ट्रंप इस चुनौती को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या चिढ़, घबराहट, बौखलाहट, गुस्सा, नाराजगी, जो भी आप कहना चाहें, वो इस वजह से है। उन्होंने कहा था कि सोमवार की रात तक आप खोल दीजिए ईरान से होर्मुज का जलडमरू मध्य, वरना हम आपके पुलों के ऊपर और आपके बिजली संयंत्रों पे हमला कर देंगे और ईरान को बम मार मार कर पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ये उन्होंने कहा था। अब ईरान ने तो आज रात तक किया नहीं, तो अब वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आए। उन्होंने कल तक की, मंगलवार तक की अवधि बढ़ा दी है। उन्होंने अगर नहीं खोला तो फिर हम आपके ऊपर हमले कर देंगे, इन सब तमाम जगहों पे हमले कर देंगे। और ये प्रस्ताव जो है पूरा युद्ध विराम का, ये उसने पाकिस्तान के जरिए ईरान के पास पहुंचाया। ईरान ने कह दिया कि ये अस्थायी युद्ध विराम हमें मंजूर नहीं है। ये 15 से 20 दिन का या 45 दिन का युद्ध विराम जिसका प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए दिया जा रहा है, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें स्थायी युद्ध विराम चाहिए, तभी हम होर्मुज का जलडमरू मध्य खोलेंगे, वरना हम नहीं खोलेंगे। क्योंकि ईरान को पता है अगर उसने अस्थायी युद्ध विराम के जरिए खोल दिया, एक बार वो खुल गया, तो उसके बाद अमेरिका कोई भी तिकड़म करके, कोई भी हमला करके उससे पूरी पहलकदमी छीन लेगा। अभी पूरी पहलकदमी ईरान के हाथ में है। उसने क्या किया है कि जलडमरू मध्य को बंद करके जो फौजी हथियारों से होने वाला युद्ध होता है, उसको एक हाइब्रिड वार में बदल दिया है और उसको इकोनॉमिक्स, आर्थिक युद्ध और फौजी युद्ध मिलाकर एक खास तरह का युद्ध बना दिया है। इसको कुछ लोग अनइवन वार स्ट्रेटजी भी कह रहे हैं, यानी ये असमतल युद्ध भी है। मतलब ये है, इसमें कहीं कभी ईरान का हाथ भारी लगता है, कभी अमेरिका का हाथ भारी लगता है। देखिए, अमेरिका के पास सैनिक ताकत बहुत है, इजराइल के पास भी हवाई ताकत काफी है, तो वो ईरान के ऊपर ज्यादा बम बरसा रहे हैं, ईरान का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। अभी तक बहुत नुकसान ईरान का हो चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अब नुकसान से घबराने की स्थिति में नहीं है। भाई, अभी तक ईरान की 2000 इमारतें, 2500 इमारतें अमेरिका ने गिरा दी हैं और 2-2500 इमारतें गिरा देगा अमेरिका। अभी तक 3-4 हजार लोग उसमें मार दिए हैं और 3-4-5 हजार 10,000 लोग ईरान में मार देगा अमेरिका। ईरान को पूरी तरह खंडर बना देगा। ये अमेरिका कर सकता है। ईरान में तब तक बम बरसाता रहे जब तक ईरान में कोई भी इमारत साबुत ना बचे। ये सब वो कर सकता है अमेरिका। इजराइल भी उसके साथ करेगा। लेकिन ये तो बात अब बिल्कुल तय हो गई है कि इन सब बातों से अमेरिका को जीत का तमगा नहीं मिल पाएगा। युद्ध जीतने का मेडल नहीं मिल सकता अमेरिका को।
वो केवल खींच निकाल सकता है, बम बरसाता रह सकता है, लेकिन ये सब नहीं होगा। अंततः ईरान की भी कुछ बात अमेरिका को माननी पड़ेगी, कुछ गारंटीज देनी पड़ेंगी, कुछ सेफगार्ड्स मुहैया कराने पड़ेंगे, तब जाकर युद्ध विराम होगा। ईरान का कहना है कि संपूर्ण युद्ध विराम किया जाए, और संपूर्ण युद्ध विराम करने में सबसे पहली जरूरी शर्त यह है कि युद्ध विराम की इस प्रक्रिया में इजराइल भी भागीदारी करे। जो पाकिस्तान के जरिए ईरान को युद्ध विराम का प्रस्ताव मिला है, उसमें इजराइल तो कहीं है नहीं। तो सीधी तिकड़म नजर आती है कि अमेरिका युद्ध विराम की बात करता रहेगा और इजराइल हमले करता रहेगा। अकेले अमेरिका के युद्ध रोकने से तो युद्ध रुकेगा नहीं। ये अमेरिका को गारंटी लेनी पड़ेगी कि जब वो युद्ध से हटेगा अमेरिका, तो साथ में इजराइल भी हटेगा युद्ध से। अमेरिका को ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हैं, चाहे वो तेल बेचने की सैंक्शंस हो, की प्रतिबंध हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रतिबंध हो, वो प्रतिबंध भी हटे। अमेरिका को ये भी गारंटी लेनी पड़ेगी कि ईरान के ऊपर युद्ध हमले नहीं होंगे। अब पिछले साल उन्होंने जून में हमला किया था, 12 दिन तक बम बरसाए थे अमेरिका की ईरान के ऊपर। इस साल फरवरी में फिर हमला कर दिया। तो अभी तो कोई बात नहीं रही, अभी आप समझौता करें, उसके बाद 6 महीने बाद पता चला आपके हवाई जहाज फिर आ रहे हैं बम बरसाने के लिए। तो ईरान चाहता है कि एक बार इस चीज का आखिरी बार इसमें फैसला हो जाए और ज्यादा चक्करबाजी इसमें रहे नहीं इसके अंदर। ये ईरान चाहता है। ईरान अपना नुकसान हुआ युद्ध में उसकी भरपाई भी मांग रहा है। इन सब चीजों पे बातचीत हो सकती है कि भरपाई कितनी हो, नुकसान कितना हुआ क्या नहीं, ये हो सकता है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनकी कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में हुआ यह है कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की हैसियत काफी बढ़ गई है। अच्छा, इजराइल इस पूरी वार्ता में जो पाकिस्तान के जरिए मध्यस्थता के जरिए हो रही है, शामिल नहीं है। उसका कारण क्या है संजय जी? उसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान तो इजराइल को राष्ट्र ही नहीं मानता, वो मान्यता ही नहीं दी है पाकिस्तान ने। अच्छा, ऐसी स्थिति में इजराइल इस वार्ता में भाग नहीं लेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका को या तो इजराइल को मजबूर करना पड़ेगा, अपने लेवल पर, अपने स्तर पर मजबूर करना पड़ेगा इजराइल को, या वार्ता का मध्यस्थ बदलना पड़ेगा, वार्ता की जगह बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन होगा ये, तो ये इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन तो उस तरीके से संभव नहीं लग रहा है। वो केवल तभी संभव हो सकता है जबकि अमेरिका अपनी तरफ से गारंटियां दे और वो इजराइल से भी कहे कि तुम भी आओ वार्ता की मेज पर, और पहले युद्ध को रोक दिया जाए, स्थायी युद्ध विराम हो। युद्ध विराम के बाद वार्ता, सब आज तक दुनिया में पहले युद्ध विराम होता है, फिर शांति की वार्ता होती है। ये नहीं होता है कि एक पक्ष लगातार बम मारता रहे, दूसरा पक्ष बम खाता रहे और दूसरी तरफ युद्ध की मेज पर लोग बैठ के शांति वार्ता भी करते रहे। इस तरीके से नहीं होता है। तो ईरान ने स्पष्ट कर दिया। इस वक्त ईरान को लगता है, और बहुत से जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको भी लगता है, कि युद्ध में पहलकदमी ईरान के पास है। ईरान अपनी शर्तें ज्यादा अच्छी तरीके से पेश कर सकता है, ज्यादा अच्छी तरीके से ईरान अपनी शर्तों पर जोर दे सकता है। अमेरिका शर्तें लगाने की स्थिति में ज्यादा है नहीं, सिवाय इसके कि हम बम मार देंगे। तो बम तो आप पिछले 38 दिन से मार ही रहे हैं बम। अब भाई, इस धमकी में नया क्या है? इस धमकी में नया यही है कि हम आपके बिजली के संयंत्रों को उड़ा देंगे। तो ईरान का भी कहना है कि हम भी मध्य पूर्व में जितने भी बिजली के संयंत्र हैं, और बिजली के संयंत्रों के पास ही पानी मीठा करने के वाटर सैलिनेशन डिसैलिनेशन प्लांट भी लगे हुए हैं, हम वो सब उड़ा देंगे। और वो ईरान के लिए बाएं हाथ का खेल है उड़ाना, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी, सटीक निशानेबाजी के साथ में पूरे मध्य पूर्व के डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देगा वो। और हफ्ते 15 दिन के अंदर वो लोग पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। वहां तो पानी सारा खारा है, और बिजली के संयंत्र भी उड़ा देगा उनके वो। तो ये एक ऐसी स्थिति में पूरा युद्ध पहुंच गया है कि ये केवल तभी समाप्त हो सकता है जबकि अमेरिका ईरान की कुछ शर्तों को माने। ईरान ने मान लो 5 शर्तें रखी, 4 शर्तें रखी। अमेरिका को उसको ही कहना पड़ेगा, भाई हम 4 में से 3 मानते हैं, आपकी 2 मानते हैं। कुछ कहना पड़ेगा, कुछ उसको गुंजाइश देनी पड़ेगी उसको, अमेरिका को। अगर वो नहीं देगा अमेरिका उसको ईरान को गुंजाइश, तो ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहेगा। ईरान इसके लिए तैयार है कि उसके देश को खंडर बना दिया जाए।
उसे ऑलरेडी पहले समझ रहा है खंडर तो बनने की स्थिति में नहीं। वो तो इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की। अमेरिका अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल दक्षिण मध्य पूर्व में, मध्य एशिया में अपने वो ईरान को मिटाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। ये उसका ध्येय है। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि युद्ध इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर में पहुंच गया है, जिसमें उसके बढ़ने और ज्यादा भयानक होने, भीषण होने के अंदेशे ज्यादा हैं। जो हमारे दोस्त ये सोच रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि आज डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और अचानक एक ऐसी घोषणा करेंगे इससे सब लोग खुश हो जाएंगे, वो उनकी जो उनका जो अनुमान था या उनकी जो इच्छा थी, जो भी आप कहें, वो सब गलत निकली। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्थिति में है नहीं कि वो ईरान को कोई रियायत दें। ईरान को अगर वो रियायत देंगे तो वो उनकी पराजय मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की पराजय का मतलब होगा अमेरिका का जो विश्व प्रभुत्व है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घाव लगना, ऐसा घाव जो शायद कभी ना भर पाए। और ईरान का मानना यह है कि अगर उसने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली तो फिर ईरान ही खत्म हो जाएगा तकरीबन। ईरान तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इजराइल का मानना यह है कि अगर ये युद्ध रुक गया और अमेरिका के दबाव में उसे भी युद्ध रुकना पड़ा तो इजराइल को दोबारा ऐसा मौका नहीं प्राप्त होगा कि वो ईरान को नष्ट कर देने का। इसलिए वो चाहता है कि ईरान को वहां तक उस पर बम बरसाए जाएं जिससे वो कभी सिर ना उठा सके। वो इस वक्त देखा जाए तो वो सभी पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी हदों पर खड़े हुए, तीनों पक्ष जो है अपनी अपनी हदों पर खड़े हुए, और इसको दुनिया के दूसरे देश भी समझ रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है, एक आपके कुछ प्रश्न का ये भी पहलू था। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए भारत के हाथ में पहले भी कुछ नहीं था। यहां तो सिर्फ गोदी मीडिया के जरिए की जाने वाली मोदी जी का भजन कीर्तन है, इसके अलावा कुछ है नहीं। भारत की विदेश नीति के पास कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी भी संबंध में नहीं है। न चीन के मुकाबले इनकी विदेश नीति कामयाब है, न बांग्लादेश के मुकाबले विदेश नीति कामयाब है, न अमेरिका के मुकाबले विदेश नीति कामयाब है, न रूस के मुकाबले इनकी विदेश नीति कामयाब है। ये तो इस तरह के छोटे मोटे अवसरों की तलाश में है कि चलिए इस युद्ध के कारण ईरान से सैंक्शंस, अमेरिकी प्रतिबंध हट गए हैं, रूस से अमेरिकी प्रतिबंध उठ गए हैं, तो चलो कुछ थोड़ा बहुत तेल ही मंगा लिया जाए ईरान और रूस से। आप समझ लीजिए इनकी स्थिति क्या बन गई है। और जब तेल मंगा लेंगे तो यहाँ बल्ले पर अपनी पीठ खुद ठोकेंगे, देखो हमने तेल मंगा लिया, देखो हमने तेल मंगा लिया, देखो हमने गैस मंगा ली, देखो हमने गैस मंगा ली, ये पीठ ठोकते हुए नजर आएंगे। तो ये इनकी स्थिति है। ये दरअसल विदेश नीति और दुनिया के पैमाने पर हस्तक्षेप करके अपने स्तर को बढ़ाने और अपना सम्मान को बढ़ाने, ये दृष्टिकोण इनका है ही नहीं। अगर इनका ये दृष्टिकोण होता तो मोदी जी जिस अजीबोगरीब स्टाइल में, पप्पी झप्पी स्टाइल में पूरी विदेश नीति चलाते रहे हैं पिछले 11 साल से, उस तरह न चलाते होते। ये तो इनकी स्थिति है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पप्पी झप्पी मोदी जी चला रहे हैं। और ट्रंप के ऊपर मुझे वो एक शेर याद आ रहा है, एक शब्द इधर उधर हो सकता है, उसकी लाइन थी कि पहले इसमें एक अदा थी, नाज था, और रूठना तो अब तेरी आदत में शामिल हो गया। तो ट्रंप की धमकी जो है उनकी आदत में शामिल हो गई। हर सुबह उठते हैं कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, होता जाता है, इनके बस का नहीं है। इतने जहाज गिर गए अमेरिका के। अमेरिका का जो इकबाल था अभय जी, जो शेख रुतबा था, आदमी का रुतबा खत्म हो जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आदमी का जो रुतबा था, अमेरिका की जनता और अमेरिका के बुद्धिजीवियों को भी समझ में आ रहा है कि ये ट्रंप ने सब गड़बड़ कर दिया। अब अमेरिका से कोई डरेगा नहीं। अगर अमेरिका किसी को धमकी देगा तो लोग तुरंत जवाब देंगे कि भाई अभी तो आप कुछ दिन से तो आप पिट रहे हैं लगातार, आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए मैंने एक बार 4 PM पे आपके साथ बातचीत करते हुए कहा था कि जो एक इलाके का गुंडा होता है वो अपने इलाके में शेर होता है। तो अमेरिका अपने इलाके में शेर था, उसने वेनेजुएला उसके इलाके में आता है। वहां उसने जब चाहा तो एक घंटे के अंदर अंदर उसने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की बीवी को उठा लिया और हथकड़ी बेड़ी लगा कर मीडिया के सामने लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया न्यूयॉर्क जाकर। लेकिन जब वो अपने इलाके से निकला, वेनेजुएला से खाड़ी बहुत दूर है, दूसरे इलाके में पहुंचा, वहां पे उसे खूब हाथ पर चला रहा है, बम बरसा रहा है, सब कुछ कर रहा है,
अपने युद्धपोत भेज रहा है, अपने मैरीन कमांडो भेज रखे हैं, अपनी इलीट इलीट एयरबोर्न डिवीजन को कभी भी उतार सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वहां उसको इज्जत हाथ से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो गुंडा अपने इलाके में शेर होता है, लेकिन दूसरे के इलाके में जाता है तो मुश्किलों में फंसता है, कभी कभी पिट के भागना भी पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं चाहते कि उन्हें पिट के भागते हुए नजर आए। बिल्कुल ठीक बात है कि ये स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी कि ट्रंप साहब पिट के भागते हुए नजर आए। भारत की राजनीति पे बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक बहुत बढ़िया फैसले में जो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया था, एक ट्विटर अकाउंट को तुरंत खोलने के आदेश दिए। हालांकि ये कहा कि जो विवादित ट्वीट है वो भी बंद रहेंगे, लेकिन आप पूरे पूरे ट्वीट एक्स को, पूरे किसी के एक्स अकाउंट को इस तरह ब्लॉक नहीं कर सकते। सरकार से जवाब मांगा है। हम तो बड़े खुश हैं। हमारे चैनल को भैया करते हो कोई आपत्ति है तो हमसे बात करो, पूछो, बताओ। कुछ चैनल पे, कुछ वीडियो पे अगर आपत्ति है तो बता दो ये आपत्ति है, उन वीडियो को रोक दो। आपने तो पूरा चैनल बंद कर दिया। तो आपको लगता है कि हाईकोर्ट का ये आदेश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उन सबके ऊपर लागू हो जाएगा? अब किसी की, जैसे हमारी एंकर है फिजा रिपोर्टर है, उसका इंस्टाग्राम रील बंद कर दी, हमारा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया, ऐसे तमाम मेरे जैसे दर्जनों लोग हैं, हम सबके अलग अलग अकाउंट बंद किए। तो क्या अब सबको अदालत में जाना पड़ेगा या सरकार खुद ही अकल में मान लेगी भैया? देखिए, मैं कानूनी मसलों का जानकार नहीं हूं, कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान से ही लगता है कि ये आदेश सबके ऊपर ऐसे ही मिलते जुलते मामलों पर लागू होना चाहिए। फिजा के अकाउंट पे भी लागू होना चाहिए और प्रकारांतर से आपके मामले पे भी, और 4PM के मामले पे भी लागू होना चाहिए। वकील इस मामले में ज्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या ये आदेश एक नजीर के तौर पर सभी पे लागू होगा या सब लोगों को अदालत में जाकर इसका हवाला देके अपने पक्ष में आदेश निकलवाने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि सब लोग अदालत में जाएं, एक सामूहिक किस्म की एक PIL या याचिका दायर की जाए और वो सारा इस आदेश के आधार पर सबको ये इस तरह की राहत मिल जाए। ये भी हो सकता है। जो 4PM के पूरे चैनल को बंद किया गया, इसमें पहले से आपने याचिका दायर कर रखी है और उसके ऊपर सुनवाई भी मेरे ख्याल से शीघ्र ही होगी। कौन सी तारीख पड़ी है? 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी। 2-3 दिन सुनवाई हो जाएगी। तो मुझे तो आप इस आदेश से लग रहा है कि हो सकता है कि पहली सुनवाई में ही चैनल खोल दिया जाए और यही हो कि भाई आपको जिन चीजों पे आपत्ति है आप बताइए, आप चैनल के जो संचालक हैं, संपादक हैं, उनसे संपर्क कीजिए और उनसे पूछिए कि ये आपने ऐसा क्यों दिया, वो आपको जवाब देंगे, आपको तसल्ली कराएंगे। आपको तसल्ली नहीं होगी तो उनको हटाया जा सकता है। पूरे चैनल को आप कैसे बंद कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये इस तरह चलेगी प्रक्रिया और वकील और संविधान विशेषज्ञ जो वो ऑर्डर कैसे लिखा गया है इसको भी देखना पड़ेगा। वो ऑर्डर कैसे लिखा गया है? आमतौर पर ऑर्डर जो होते हैं वो या तो किसी एक खास मामले के लिए ही होते हैं या उनका प्रभाव जो होता है वो एक आम प्रभाव होता है, उसमें दूसरी चीजें भी शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कम से कम क्या सरकार को यह लगेगा कि इस तरह लोकतंत्र के संग खिलवाड़ करना, एक मीडिया की आजादी का गला घोटना, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना ठीक नहीं है? क्या सरकार को शर्म आएगी या नहीं आएगी? देखिए, सरकार की आंख में कोई शर्म और लिहाज नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए अदालत पूरी तरीके से सरकार के हर कदम को खारिज कर दे, तब भी क्या सरकार इन कामों को करने सोच रही? नहीं, कोई दूसरा हथकंडा, दूसरा तरीका निकालेगी उसी काम को करने का। तो सरकार इन चीजों से अपने कदम, अपना तौर तरीका बदलने वाली नहीं है। मैं ये मानता हूं, बार बार मैं सबको सलाह भी देता रहा हूं, अपने अन्य सोशल मीडिया के दोस्त हैं उनसे भी कहता हूं कि सोशल मीडिया वालों को एक संगठन बनाना चाहिए। जैसे 4PM को 2 बार रोका जा चुका है, 4PM का राष्ट्रीय चैनल पर 2 बार पाबंदी लग चुकी है। अगर एक अच्छी एसोसिएशन, अच्छी ट्रेड यूनियन या कोई और संगठन सोशल मीडिया वालों का होता और फिर वो भी इसमें एक पक्षकार बनता, सारे सोशल मीडिया वाले भी मीडिया वालों का हित भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता, तो फिर ज्यादा अच्छी बेहतर बात बनती। इस चीज को आप देखिए, 4PM सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 4PM को भी ये पहलकदमी लेनी चाहिए और दूसरे बड़े जो प्लेटफॉर्म है, जो आमतौर पर जब लिस्ट आती है किसकी व्यूअरशिप है, ये सब उनमें जो शुरू के 10-15 होते हैं या 20 होते हैं, उन सबके साथ संपर्क करके, आप लोगों में किसी में कोई होड़ और कंपटीशन तो है नहीं, कोई सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कहते हैं, उनको उसके हिसाब से व्यूअर मिलते हैं। कोई किसी के व्यूअर छीन सकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी TRP इसने छीन ली, उसकी TRP छीन ली, ये तो खेल है ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मामला है पूरा का पूरा।
तो मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति कोई पहलकदमी ले, आप पहलकदमी लें या दूसरे कोई महत्वपूर्ण जिनको जो आपके मित्र भी हैं सारे के सारे, वो लोग पहलकदमी लें और एक संगठन बना लें, और जो आपकी याचिका है उसमें उस संगठन भी उसमें एक पक्षकार बन जाए, इससे बहुत बल मिलेगा इस पूरी पूरी सरकार का मुकाबला करने की मुहिम। बिल्कुल ठीक है ना। और मैं बिल्कुल आपकी इस बात को सहज स्वीकार करता हूं। मैं इसकी पहल की आज घोषणा करता हूं और जनता से पूछता हूं कि जितने यूट्यूब के चैनल्स हैं उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कम से कम जो लिस्ट आती है 30 नाम होते हैं, उसमें उन 30 को इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और अभय जी ने जो मुझे आदेश दिया है मैं इसको सहज स्वीकार करता हूं। और आज आप जनता से पूछता हूं कि इस एसोसिएशन के संरक्षक के रूप में, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अभय दुबे जी से बेहतर नाम नहीं हो सकता। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आप 29 में आपको लगता है कि अभय दुबे जी ही वो व्यक्ति हैं जिनकी बात सब मान सकते हैं। आप अगर सब लोग कमेंट करेंगे कि हाँ अभय जी सबको एकजुट कर सकते हैं, अभय दुबे जी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, वो प्रोफेसर भी हैं, आप तमाम एबीपी पे उनको बहुत बढ़िया बहस करते हुए देख सकते हैं, जिस सोसाइटी में हैं उसकी शायद अध्यक्ष सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो आप सब नीचे कमेंट करके बताइएगा, फिर अभय सर को मैं पटा लूंगा। फिर मैं एक शुरुआत इसमें करूंगा कि अभय सर जी के पैर पकड़ के बैठ जाऊंगा कि आप ही संभालिए हम लोगों की कमान। चलिए अगले सवाल पे करते हैं। ममता बनर्जी कह रही है पाकिस्तान धमकी देता है और प्रधानमंत्री की आवाज बंद हो जाती है, प्रधानमंत्री जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वाकई में जब पाकिस्तान का नाम आता है प्रधानमंत्री जी विश्व जी चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति की एक अपनी शैली है। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति एक तरफा राजनीति है, दूसरा क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये दो ऐसे नेता हैं जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में जिनका कोई जवाब नहीं है। ये लोग खुद ही कहते हैं देखो हम कितने खूबसूरत हैं, हाउ ब्यूटीफुल आई एम, व्हाट अ टेरिफिक जॉब आई हैव डन। मतलब वो तो बिल्कुल ये मोदी जी का भी कहना है। लगातार वो अपनी उपलब्धियां अपने ही मुंह से गिनाते, कोई दूसरा आपकी तारीफ करे उससे पहले ही वो, जब ऐसे कोई आदमी उनकी तारीफ करना चाहता मौका ही नहीं देते उसको तारीफ करने का। जब तक वो मुंह खोलता है अब तक 5-6 वाक्य उनके मुंह से अपनी तारीफ में खुद ही निकल आते हैं। कौन क्या कहता है, कौन क्या उनसे बहस करता है, इससे उनको कोई मतलब है नहीं। उनको लगता है कि हमारी राजनीति करने की ये शैली जो है यही कामयाबी दिलाती है। हम 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी 3 साल और रहेंगे देश के प्रधानमंत्री, उसकी तो गारंटी है 3 साल और रहने की। 15 साल तक प्रधानमंत्री रह लेंगे, क्या कोई छोटी मोटी उपलब्धि है? कोई बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उनकी राजनीति, उनकी शैली कामयाब है। कोई कुछ भी कहता रहे, पाकिस्तान धमकी दे रहा है, क्या धमकी दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने वहां पे जो बंगाल में घुसपैठिए हैं, घुसपैठिया करते हुए घूम रहे हैं, वहां जंगल राज करते हुए घूम रहे हैं। यही उनका, भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन कर रही है, वहां को छोड़ के बाकी देश में हर जगह जंगल राज है। सही बात, ये स्थिति है। लेकिन इसमें एक बात हम आपको याद दिला दें कि कल मैं राहुल गांधी का एक लेक्चर सुन रहा था असम में, तो वो कह रहे थे कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है और ये हम लोग इसको पकड़ेंगे और इसको सजा देंगे इसके भ्रष्टाचार की। ये जो इधर उधर राहुल गांधी की भाषा, इधर उधर जंप मारता रहता है, कितना भी ये जंप मारे ये बचेगा नहीं। जब हम इसे पकड़ेंगे तो ये माफी मांगेगा और हम इसको माफ नहीं करेंगे। इस बात को सुन के हेमंत विश्व शर्मा भी विचलित हो गए। वो पूछने लगे क्या राहुल गांधी पागल है? वो क्या पीएम है? क्या वो सीएम है जो मुझे गिरफ्तार करेगा? आप सोचिए इसकी ये प्रतिक्रिया उन्होंने की। और उनकी पत्नी के पास जो 3 पासपोर्ट वाला मामला है, जिस तरह कांग्रेस ने उठाया है और राहुल गांधी वगैरह सब लोग उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कोई है नस ऐसी दब गई है इस चक्कर में। हाँ, बिलबिला गए हैं हेमंत विश्व शर्मा पहली बार। एक आध जगह कहीं मैं सर्वे भी देखा था सोशल मीडिया पे। कौन हारे अलग बात है, लेकिन ये इस हमले से उनकी नस तो दब गई है। सोशल मीडिया पे मैं कोई सर्वे भी देख रहा था जिसमें था कि कांग्रेस वहां पे बड़े आराम से सरकार बना रही है इस बार असम में, ऐसा सर्वे भी मैं कहीं देख रहा था। तो जाहिर है हेमंत जी की थोड़ी हवा तो खराब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दी, बातचीत की। ये अभय देव जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। एक बड़ी लड़ाई होती है, ईरान ने अपनी हिम्मत से वो बड़ी लड़ाई लड़के दिखा दिया। 4PM भी एक ऐसी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है।
सरकार ने दूसरी बार हमारा चैनल बंद किया है। पहली बार हम सुप्रीम कोर्ट गए, जीते। हम फिर दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं। बहुत जल्दी सुनवाई होगी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। नीचे ज्वाइन बटन लगा हुआ है, इस ज्वाइन बटन को दबा दीजिए। थोड़ी सी हमारी आर्थिक मदद कीजिए। हम सरकार से कोई सहयोग लेना नहीं चाहते। हम सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ चाहिए। ज्वाइन बटन दबाइए। अपने सभी दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को ज्वाइन करें। ये बराबर में जो जस्ट संजय का लोगो दिखाई दे रहा है, यूट्यूब पे जाइए, जस्ट संजय को भी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे मैं मस्ती भरी बातें आपके साथ करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।